हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। ये क्लासेस जो है बीपीएससी टीचर के लिए जीके जीएस का क्लास है। पहले जो है हम लोग जीके जीएस का एमसीक्यू करेंगे और जीके जीएस ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद जो है इसी सेशन में 25 क्वेश्चन जो है करेंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, वो भी एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने की पहल कौन कर सकता है। ऑप्शन ए है केवल संसद, ऑप्शन बी है केवल न्यायपालिका, ऑप्शन सी है कोई नहीं, ऑप्शन डी है राज्य विधायिका कानून बनाकर। तो इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य विधायिका कानून बनाकर। यानी कि मौलिक कर्तव्यों को लागू जो है राज्य विधायिका कानून बनाकर कर सकता है। मौलिक कर्तव्यों को लागू जो है राज्य विधायिका कानून बनाकर लागू कर सकता है। अब है मौलिक कर्तव्यों की सूची संविधान में किस अनुच्छेद के खंड में दी गई है। मौलिक कर्तव्यों की सूची जो है संविधान में किस अनुच्छेद के खंड में दी गई है। तो ये हो जाएगा 51 ए से लेकर के 51 ए से लेकर के 51 के तक जो है मौलिक कर्तव्य संविधान की सूची में है, शामिल है। सॉरी फ्रेंड्स, अब स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, देख लिया जाए। भारत के नागरिकों को संविधान के अनुसार पर्यावरण की रक्षा करना अनिवार्य है। रीजन कह रहा है पर्यावरण संरक्षण को मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है। तो ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। यानी भारत के नागरिकों को संविधान के अनुसार पर्यावरण की रक्षा करना अनिवार्य है। पर्यावरण संरक्षण को मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है। दो चार क्वेश्चन ये एसर्शन और रीजन वाला भी ले लिए हैं, क्योंकि डिफ़िकल्ट और आसान दोनों क्वेश्चन न कराना है। सिर्फ आसान कराएंगे तो आप ही लोग बोलिएगा कि सिर्फ इजी क्वेश्चन रहता है सेशन में, इसलिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी रखते हैं दो चार। तो एसर्शन कह रहा है भारत में मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। रीजन कह रहा है क्योंकि वे केवल राज्य की नीति है, नागरिकों पर बाध्यकारी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। यानी कि भारत में मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये सही है। अब आ गया दोस्तों आपका वन लाइनर क्वेश्चन, आप लोगों का फेवरेट क्वेश्चन। चलिए तो वन लाइनर क्वेश्चन किया जाए। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है। ऑप्शन ए है प्रकृति की रक्षा करना, ऑप्शन बी है बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना, ऑप्शन सी है भाषाई एकता बनाए रखना, ऑप्शन डी है महिला सम्मान करना, महिला सम्मान की रक्षा करना। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना। यानी कि 86वां संविधान संशोधन जो कि 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य है बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिलाना। अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करना था। कल बोले थे कि आप लोग ये क्रांति से रिलेटेड जो है क्वेश्चन सारा कर लीजिएगा, क्योंकि आज क्रांति से रिलेटेड जो है बहुत सारे डिस्कशन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है। तो इंद्रधनुष क्रांति जो है वो सभी से संबंधित है, चाहे वो हरित क्रांति हो, श्वेत क्रांति हो या फिर नीली क्रांति हो। सभी क्रांति से जो है इंद्रधनुष क्रांति जो है संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, नीली क्रांति दोस्तों मछली उत्पादन, और हरित क्रांति में जो है गेहूं उत्पादन होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे क्रांति का नाम और उससे संबंधित क्षेत्र।
हरित क्रांति में जो है खाद्यान्न उत्पादन होगा, जैसे गेहूं और धान हो गया। श्वेत क्रांति में जो है दूध उत्पादन होगा। नीली क्रांति में जो है मत्स्य पालन होगा। पीली क्रांति में जो है तिलहन उत्पादन होगा, यानी दाल का उत्पादन होगा। लाल क्रांति में जो है मांस और टमाटर की उत्पादन होगा। जामुनी क्रांति में जो है प्याज और शुष्क कृषि की उत्पादन होगी। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो है बागवानी और शहद उत्पादन से संबंधित है। अब है 1 रुपये के नोट पर जो है किसके हस्ताक्षर होते हैं, यानी 1 रुपया का जो नोट रहता है उस पे कौन साइन करते हैं। 1 रुपये के नोट पर जो है किसका सिग्नेचर रहता है। ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन बी है वित्त सचिव, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त सचिव। इसका आंसर हो जाएगा वित्त सचिव, यानी कि 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, यानी कि 1 रुपये के नोट पर जो है वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए है हरी क्रांति, ऑप्शन बी है पीली क्रांति, ऑप्शन सी है श्वेत क्रांति, ऑप्शन डी है लाल क्रांति। तो दोस्तों याद रखना है दुग्ध उत्पादन से जो है श्वेत क्रांति संबंधित है। दोस्तों याद रखना है दूध क्रांति से जो है दूध उत्पादन से जो है श्वेत क्रांति संबंधित है। अब है नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है समुद्री नमक से, ऑप्शन बी है मत्स्य पालन से, ऑप्शन सी है जल संरक्षण से, ऑप्शन डी है जलीय वनस्पतियों से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन से, यानी कि नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य पालन से है, यानी नीली क्रांति का संबंध जो है वो मत्स्य पालन से है। अब है पीली क्रांति किस कृषि उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति जो है किस कृषि उत्पादन से संबंधित है। तो ये हो जाएगा तिलहन उत्पादन, यानी कि पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है, यानी कि पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अब है काली क्रांति का संबंध किससे है। काली क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रूड ऑयल, यानी कि पेट्रोलियम से। काली क्रांति का संबंध जो है क्रूड ऑयल से है, यानी कि पेट्रोलियम से है। अब है सुनहरी क्रांति, यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है किससे संबंधित है। सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा बागवानी और शहद उत्पादन से। बागवानी और शहद उत्पादन से जो है सुनहरी क्रांति संबंधित है। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर और हनी प्रोडक्शन से जो है संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो है बागवानी और शहद उत्पादन से जो है संबंधित है। लाल क्रांति किससे संबंधित मानी जाती है। लाल क्रांति जो है वह किससे संबंधित मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मांस उत्पादन और टमाटर। मांस उत्पादन
और टमाटर से जो है लाल क्रांति संबंधित है। मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से जो है लाल क्रांति संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति का उद्देश्य क्या है? इंद्रधनुष क्रांति का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है आईटी क्षेत्र में निवेश, यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में निवेश। ऑप्शन बी है राष्ट्रीय सुरक्षा बढ़ाना। ऑप्शन सी है कृषि और उसके उप क्षेत्रों में समेकित विकास करना। ऑप्शन डी है विदेशी व्यापार बढ़ाना। तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि और उसके उप क्षेत्रों में समेकित विकास करना। इंद्रधनुष क्रांति का उद्देश्य जो है कृषि और उसके उप क्षेत्रों में जो है समेकित विकास करना। अब है श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक जो है किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति का जनक जो है वी कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति का जनक जो है वी कुरियन को कहा जाता है। याद रखना है दोस्तों, श्वेत क्रांति का जनक जो है वी कुरियन को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है वह बागवानी से संबंधित है। सुनहरी क्रांति जो है बागवानी से संबंधित है। नीली क्रांति का आरंभ किस उद्देश्य से हुआ था? नीली क्रांति का आरंभ जो है किस उद्देश्य से हुआ था? ऑप्शन ए है समुद्र में शुद्धिकरण। ऑप्शन बी है मत्स्य पालन उत्पादन बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है समुद्र में खनिज खोजने हेतु। ऑप्शन डी है बंदरगाह विकास हेतु। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा मत्स्य पालन उत्पादन बढ़ाने के लिए। ठीक है, मत्स्य पालन का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है नीली क्रांति लाया गया था। नीली क्रांति जो है मत्स्य पालन उत्पादन बढ़ाने के लिए लाया गया था। अब है सिल्वर क्रांति यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? सिल्वर क्रांति यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध जो है किससे है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पोल्ट्री और अंडा उत्पादन से। सिल्वर क्रांति जो है यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन जो है पोल्ट्री और अंडा उत्पादन से जो है संबंधित है। ऐसा ना समझ लीजिएगा कि सिल्वर क्रांति है तो चांदी खनन होगा, सिल्वर क्रांति है तो चांदी खनन होगा, ऐसा ना समझ लीजिएगा। सिल्वर क्रांति से जो है पोल्ट्री और अंडा उत्पादन संबंधित है। रट लीजिए, इसको नोट कर लीजिए कॉपी में। सिल्वर क्रांति पोल्ट्री और अंडा उत्पादन। अब है निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति जो है फूलों की खेती से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति जो है फूलों की खेती से संबंधित है? ये हो जाएगा फ्लोरिकल्चर क्रांति। ये हो जाएगा फ्लोरिकल्चर क्रांति, यानी कि फूलों की खेती से संबंधित जो क्रांति है वो फ्लोरिकल्चर क्रांति है। फूलों की खेती से जो क्रांति संबंधित है वो फ्लोरिकल्चर संबंधित है। ठीक है। अब है भारत में ग्रीन क्रांति के अग्रदूत कौन थे? भारत में जो है ग्रीन क्रांति के अग्रदूत कौन थे? तो ये हो जाएंगे दोस्तों एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन जो है भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के अग्रदूत थे, यानी कि एमएस स्वामीनाथन जो है ग्रीन क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो हैं अग्रदूत थे भारत में। अब है हरी क्रांति के दौरान किस क्षेत्र को सबसे अधिक लाभ मिला? हरित क्रांति के दौरान
निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अधिक लाभ मिला? तो वो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हरित क्रांति के दौरान जिस राज्यों को सबसे अधिक लाभ हुआ वह है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब है निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति जो है मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति जो है मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई है? तो ये हो जाएगा सुनहरी क्रांति, यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वो मधुमक्खी पालन से जुड़ी हुई है। सुनहरी क्रांति यानी कि गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है वह मधुमक्खी पालन से संबंधित है। अब है भारत में सबसे पहले हरी क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? भारत में जो है सबसे पहले हरित क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, यानी कि भारत में सबसे पहले हरित क्रांति जो है पंजाब में शुरू हुई थी। भारत में सबसे पहले हरित क्रांति जो है पंजाब में शुरू हुई थी। अब है निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति जो है पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी क्रांति जो है पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित है? तो ये हो जाएगा व्हाइट क्रांति। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है जिसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं वह पशुपालन एवं डेयरी से संबंधित है। ग्रीन क्रांति के बाद यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद भारत में किस खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ा? ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो है भारत में किस खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ा? तो वो हो जाएगा गेहूँ। वो हो जाएगा गेहूँ, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो है भारत में जिस खाद्यान्न का सबसे ज़्यादा उत्पादन बढ़ा वो गेहूँ है। अब है राजकोषीय घाटा क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा बजट व्यय माइनस उधार को छोड़कर बजट प्राप्तियाँ। राजकोषीय घाटा जो है बजट व्यय माइनस उधार को छोड़कर बजट प्राप्तियाँ, यही जो है राजकोषीय घाटा है। देख लीजिए, राजकोषीय घाटा को जो है इंग्लिश में फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। राजकोषीय घाटा को जो है इंग्लिश में फिस्कल डिफिसिट कहते हैं। यह एक आर्थिक शब्द है, यानी कि यह जो है एक इकोनॉमिक का शब्द है। ठीक है, जो यह दर्शाता है कि सरकार की कुल आय टोटल रेवेन्यू की तुलना में उसके कुल व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर कितना अधिक है। सरल शब्दों में देखा जाए तो जब सरकार जितना कमा रही है उससे ज़्यादा खर्च कर रही है तो उस अंतर को जो है राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, सरकार जितना कमा रही है उससे ज़्यादा खर्च कर रही होती है तो उसी अंतर को जो है उसी डिफरेंस को जो है फिस्कल डिफिसिट यानी कि राजकोषीय घाटा कहा जाता है। ठीक है, तो सरल शब्दों में राजकोषीय घाटा आज क्लियर हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा होता क्या है? बजट व्यय माइनस उधार को छोड़कर बजट प्राप्तियां। अब है जब सरकार की राजस्व प्राप्तियां उसके राजस्व व्यय से कम होती है तब क्या होता है? अभी ही पढ़े थे, तो ये हो जाएगा राजकोषीय घाटा। यानी कि जब सरकार की राजस्व प्राप्तियां जो है उसके राजस्व व्यय से जो है कम होती है, यानी कि रेवेन्यू से जो है कम होती है, तब क्या होता है? तब जो है राजकोषीय घाटा होता है। ठीक है, अब है भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? भारत में जो है बजट कौन प्रस्तुत करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री, ऑप्शन डी है योजना आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। इसका आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री। यानी कि भारत में बजट जो है
वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। यानी कि भारत में बजट जो है वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसका संकेतक है? तो सरकार की उधारी का। राजकोषीय घाटा जो है निम्नलिखित में से किसका संकेतक है? तो सरकार की उधारी का। राजकोषीय घाटा बढ़ाने के क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो उपरोक्त सभी। यानी कि राजकोषीय घाटा बढ़ने के क्या प्रभाव हो सकते हैं? यानी कि जब राजकोषीय घाटा बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ सकती है, विदेशी ऋण निर्भरता बढ़ सकती है, सरकार को अधिक उधार लेना पड़ता है। अब है भारत का बजट वर्ष कब से कब तक होता है? तो अप्रैल से लेकर मार्च तक। भारत का बजट वर्ष जो है कब से कब तक होता है? तो अप्रैल से मार्च तक। रडार का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड रडार? तो ये हो जाएगा हेनरिक हर्ट। हेनरिक हर्ट जो है रडार का आविष्कार किया था। रडार का पूरा नाम क्या है? तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार का पूरा नाम क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग करता है? तो ये हो जाएगा रेडियो तरंगे। रडार जो है रेडियो तरंगे का जो है प्रयोग करता है। रडार जो है रेडियो तरंगे का जो है प्रयोग करता है। अब है रडार का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? रडार का उपयोग जो है मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। ऑप्शन बी है वस्तुओं की दूरी, गति और दिशा जानने के लिए। ऑप्शन सी है ध्वनि की गति मापने के लिए। ऑप्शन डी है बैक्टीरिया पहचानने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तुओं की दूरी, गति और दिशा जानने के लिए। वस्तुओं की दूरी, गति और दिशा जानने के लिए जो है रडार का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। वस्तुओं की दूरी, गति और दिशा जानने के लिए जो है रडार का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। अब है निम्नलिखित में से किस तकनीक में रडार का सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो वो हो जाएगा विमान नियंत्रण प्रणाली में। विमान नियंत्रण प्रणाली में जो है रडार का सबसे अधिक प्रयोग होता है। अब है निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग जो है रक्त दाब को मापने के लिए किया जाता है? Which of the following instruments is used to measure blood pressure? ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जो है कौन से उपकरण का यूज किया जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है? तो ये हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज जो है स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज जो है ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो है किया जाता है। अब जो है दोस्तों हम करंट की क्लासेस पे आते हैं। ये करंट अफेयर्स की रिवीजन क्लास है एमसीक्यू क्वेश्चन के फॉर्म में। जनवरी महीने का करंट अफेयर करा रहे हैं, फिर फरवरी का कराएंगे, फिर मार्च का कराएंगे, कंटिन्यू कराते रहेंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर रिवीजन की क्लासेस जो है इस जीके जीएस के क्लासेस में कंटिन्यू चलेगी। इसके लिए घबराना नहीं है दोस्तों। ठीक है, जो लोग करंट पढ़ते होंगे उनका तो रिवीजन हो जाएगा, लेकिन जो लोग करंट नहीं पढ़ते होंगे उनके लिए बिल्कुल नया होगा। तो कोई बात नहीं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। आज का करंट का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने अपने वन पारिस्थितिकी सेवाओं को जो है ग्रीन जीडीपी से जोड़ा? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। यानी कि छत्तीसगढ़ जो है भारत का पहला राज्य बना जिसने अपने वन पारिस्थितिकी सेवाओं को जो है ग्रीन जीडीपी से जोड़ा। बैंक नेट पोर्टल
किस मंत्रालय द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? बैंक नेट पोर्टल जो है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है बैंक नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। मिशन शक्ति सेट को कौन चला रहा है? मिशन शक्ति सेट को कौन चला रहा है? ये हो जाएगा स्पेस किड्स इंडिया। स्पेस किड्स इंडिया जो है मिशन शक्ति सेट चला रहा है। स्पेस किड्स इंडिया जो है मिशन शक्ति सेट को जो है चला रहा है। शक्ति सेट मिशन की आखिरी उड़ान कब और किसके साथ होने की योजना है? तो PSLV प्लस चंद्रयान 4 सितंबर 2026। शक्ति सेट मिशन की आखिरी उड़ान जो है कब और किसके साथ होने की योजना है? तो PSLV प्लस चंद्रयान 4 सितंबर 2026 में। अब है मिशन शक्ति सेट किस संस्था के साथ सहयोग में है? तो ये हो जाएगा मेरिडियन स्पेस कमांड UK। मिशन शक्ति सेट जो है किस संस्था के साथ सहयोग में है? तो ये हो जाएगा मेरिडियन स्पेस कमांड UK। अब है WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। करेंट से रिलेटेड जो भी स्टैटिक क्वेश्चन है उसे भी कवर कर लेते हैं इसी सेशन में, क्योंकि करंट के साथ जो है स्टैटिक का भी रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई करंट अगर आपके न्यूज़ में चल रहा है तो उस करंट से रिलेटेड जो है उसका स्टैटिक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ देता है दोस्तों। तो क्यों ना उस स्टैटिक को भी डिस्कस कर ही लिया जाए ताकि कोई कमी ना रहे अपने तरफ से। तो WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1 जनवरी 1995 को जो है WTO की स्थापना हुई। WTO का फुल फॉर्म जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि विश्व व्यापार संगठन होता है, जिसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1995 को हुई थी। अब है 30वीं वर्षगांठ पर WTO की मुख्य चिंता क्या थी? तो ये थी संरक्षणवाद और विवाद समाधान प्रणाली का विफल रहना। 30वीं वर्षगांठ पर जो है WTO की मुख्य चिंता क्या थी? तो संरक्षणवाद और विवाद समाधान प्रणाली का विफल रहना। अब है भारत में HMPV के पहले मामले कब सामने आए? भारत में जो है HMPV के पहले मामले जो है कब सामने आए? तो जनवरी 2025 में। भारत में HMPV के पहला मामला जो है जनवरी 2025 में सामने आया है। अब है पहला HMPV केस कहाँ दर्ज हुआ? तो नागपुर में। भारत में पहला HMPV केस जो है कहाँ दर्ज हुआ? तो नागपुर में। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम कब आयोजित किया गया? तो 6 जनवरी 2025 को। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम जो है 6 जनवरी 2025 को आयोजित हुआ। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन जो है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किस स्थान पर हुआ? तो संसद भवन का सेंट्रल हॉल यानी कि संविधान सदन में। संसद भवन का सेंट्रल हॉल यानी कि संविधान सदन में जो है पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 कार्यक्रम का जो है आयोजन हुआ। पंचायत से पार्लियामेंट कार्यक्रम का पहला संस्करण कब आयोजित हुआ था? तो जनवरी 2024 में। पंचायत से पार्लियामेंट कार्यक्रम का पहला संस्करण जो है कब आयोजित हुआ था? तो जनवरी 2024 में। अब है आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक कब आयोजित की गई थी? आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी IDA की 7वीं बैठक जो है कब आयोजित की गई थी? तो 3 जनवरी 2025 को।
आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक जो है 3 जनवरी 2025 को आयोजित की गई थी। आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। आईडीए के 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 2017 में। आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? 2017 में। आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की बैठकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो द्वीप क्षेत्रों में समग्र विकास की योजना और निगरानी। आइसलैंड डेवलपमेंट एजेंसी की बैठकों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो द्वीप क्षेत्रों के समग्र विकास की योजना और निगरानी। अब है भाषणी सक्षम बहुभाषी सुविधा ई श्रम पोर्टल पर किस वर्ष शुरू की गई? तो 2025 में। भाषणी सक्षम बहुभाषी सुविधा जो है ई श्रम पोर्टल पर किस वर्ष शुरू की गई? 2025 में। अब है जनवरी 2025 में भाषणी सक्षम ई श्रम पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया। जनवरी 2025 में भाषणी सक्षम ई श्रम पोर्टल जो है किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया। अब जनवरी 2025 में नेपाल तिब्बत सीमा के पास आए भूकंप की तीव्रता कितनी मापी गई थी? तो 7.1। भारत पोल पोर्टल की शुरुआत किस तिथि को की गई? तो 7 जनवरी 2025। भारत पोल पोर्टल की शुरुआत जो है किस तिथि को की गई? तो 7 जनवरी 2025। भारत पोल पोर्टल को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ये हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई के द्वारा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के द्वारा जो है भारत पोल पोर्टल जो है विकसित किया गया है। भारत पोल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत पोल पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारत और इंटरपोल के बीच डिजिटल समन्वय। अब भारत पोल पोर्टल किस प्रकार के अपराधों के नियंत्रण में मदद करता है? तो भारत पोल पोर्टल से जो है ये एमसीक्यू है और इस क्वेश्चन को आप लोग को होमवर्क देते हैं। जो लोग करेंट अफेयर्स पढ़ते होंगे उनको बहुत ही आसान लग रहा होगा, ये जो नहीं पढ़ते होंगे उनके लिए काफ़ी नया होगा। तो कोई बात नहीं है, जिन लोगों को इसका आंसर आता है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे होमवर्क के फॉर्म में। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का HW रहा, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहा, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करेंगे। और अब जो है हम कल की क्लासेस में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है? तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं कल की क्लासेस में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन। ये क्लासेस जो है रेगुलर चलती है दोस्तों।